नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना पर अब तक क्या कुछ अपडेट है। अगर बात हम भारत की करें तो भारत में कोरोना के कुल अब तक 1,397 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 124 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 35 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो पूरे देश में 1,397 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 124 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा जो है वो 35 तक पहुंच चुका है। और बात अगर बिहार की करें तो बिहार में कोरोना के कुल 23 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें से मुंगेर के एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग अस्पताल से ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। वहीं झारखंड में कोरोना ने दस्तक दे दी है। हालांकि पहले झारखंड में अब तक कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन अब एक पॉजिटिव मामला सामने आ चुका है, जो कि मलेशिया से आई एक महिला में मिला है। यानी कि मलेशिया से आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और अब देख लेते हैं कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी बातें देश की क्या कुछ है। अगर कोरोना की बात करें तो देश में कुल 1,397 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, 124 लोग ठीक हुए हैं। यह राहत की बात है। पिछले 24 घंटे में 200 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। तो पांव पसारता जा रहा कोरोना। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, 23 बढ़कर हो चुकी है। झारखंड में मलेशिया की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और इसके अलावा तबलीग में शामिल 157 लोगों की तलाश की जा रही है। मरकज से लौटे 93 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और कोरोना से महाराष्ट्र में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। देश में 35 और सिर्फ महाराष्ट्र में 12। तेलंगाना में अब तक 83 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 8 की मौत हो चुकी है। और कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना संकट के बावजूद पटना के दीघा इलाके में एक मस्जिद से पकड़े गए विदेशी लोगों की मेडिकल जांच नहीं कराई गई। जब दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से कोरोना संक्रमण की बात सामने आई, तब प्रशासनिक हलके में हड़कंप मचा और कल रात इन सभी का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जबकि 23 मार्च को पकड़े जाने के बाद सभी को सिर्फ स्क्रीनिंग करके छोड़ दिया गया। दीघा की मस्जिद से किर्गिस्तान के 12 लोग पकड़े गए थे, जिन्हें पटना एम्स लेकर जाया गया और स्क्रीनिंग करके छोड़ दिया गया। जब यह खबर आई कि निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए 86 लोग बिहार आए थे, तब जाकर हलचल मची और फिर ये लोग कहां गए, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। ऐसे में न्यूज 18 सवाल उठा रहा है कि आखिर मरकज मामले में बिहार सरकार ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की है। सवाल यह है कि तबलीगी जमात से बिहार पहुंचे 86 लोग आखिर कहां गए, और सवाल यह भी है कि अलर्ट के बावजूद आखिर बिहार सरकार क्यों सोती रही। साथ ही इस लापरवाही को लेकर सवाल यह भी है कि पकड़े गए विदेशियों की आखिर जांच क्यों नहीं की गई। तो कोरोना संकट के बावजूद सिर्फ स्क्रीनिंग आखिर क्यों कर दिया गया, पूरी तरह से जांच क्यों नहीं की गई, लापरवाह क्यों बना रहा प्रशासनिक अमला। प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। 9 दिनों बाद आखिर क्यों उनकी जांच कराई गई, ये तमाम तरह के सवाल है जो न्यूज 18 उठा रहा है। तो देश में तबलीगी जमात कोरोना के सबसे करियर के रूप में तब्दील होता दिख रहा है। दिल्ली के बाद बिहार में भी हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में इसमें शामिल लोगों की पहुंचने का शुरू हो गया, पहचान शुरू हो गई है। पटना में 17 और बक्सर में 11 मौलवियों का सैंपल लिया गया है। पटना के फुलवारी संगी मस्जिद में किर्गिस्तान से आए 7 मौलवी और समनपुरा के एक घर में 8 मौलवी और उनके 2 गाइड को क्वारंटाइन किया गया था। तब इनकी प्रारंभिक जांच हुई थी, लेकिन सैंपल नहीं लिया गया। तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है और बड़ी लापरवाही का मामला भी है। अब तबलीग जमात में शामिल लोगों में कोरोना की पुष्टि के बाद मंगलवार को इनका सैंपल लिया गया। सिविल सर्जन द्वारा गठित टीम ने यह सैंपल लिया। फुलवारी में ठहरे लोग 8 मार्च को पटना आए थे। दरअसल फुलवारी के संगी मस्जिद में
किर्गिस्तान निवासी 8 मुस्लिम धर्मगुरु तबलीगी जमात में शामिल होकर 8 मार्च को पटना आए थे। उसके बाद नूरी मस्जिद पटना सिटी में रुके थे। वहां से 21 मार्च को फुलवारी के हारून कॉलोनी में आए थे। 23 मार्च को अलबा कॉलोनी में गए, यहीं से पुलिस ने इन्हें पकड़ा था। वहीं बक्सर में तबलीगी जमात से आए 11 विदेशी मौलवियों की कोरोना की जांच जिला प्रशासन करा रहा है। ये सभी डुमरांव के नया भोजपुर की एक मस्जिद में रह रहे हैं। इनमें इंडोनेशिया के 7 और मलेशिया के 4 लोग शामिल हैं। इनके साथ मुंबई के 2 ट्रांसलेटर भी हैं, जिन्हें डुमरांव में क्वारंटाइन किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, पटना से अमित भी जुड़े हुए हैं, साथ ही संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सवाल यही है कि क्या इतनी बड़ी लापरवाही हुई है प्रशासन से, जब ये विदेशी हैं और ये तबलीग में आए थे, मरकज से होकर आए थे, तो इनकी जांच क्यों नहीं की गई तब? देखिए बिल्कुल अलीम, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को लगातार जब न्यूज़ 18 ने उठाया तो उसके बाद प्रशासनिक हलके में जो है हड़कंप सी मची है। और अभी हम अपडेट करना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पुलिस मुख्यालय में जो है डीजीपी से लेकर के एडीजी सभी जो हैं अब जो है वीसी के जरिए अपने घर से ही जुड़े हुए हैं और इस पूरे मामले पे कहां से चूक हुई है, किस स्तर से चूक हुई है, इसकी बारीकी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कवायद की जा रही है कि जल्द से जल्द, चूंकि 86 जो है लोग हैं मरकज में शामिल होकर के 86 लोग आए थे बिहार में, जैसे कि इनपुट्स मिले हैं और जो कॉल नंबर है उनके पास मोबाइल नंबर आया है पुलिस मुख्यालय के हाथ जो लगे हैं, उसके आधार पे जो साइबर सेल है वो उनके ठिकानों का पता लगाने की कवायद में जुटी है। और जैसे ही जानकारी गैदर होगी आगे की, चूंकि 24 लोग जो है आइडेंटिफाई हुए हैं कि ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ आए थे, पटना में रह रहे थे और इनकी शिनाख्त की गई और उसके बाद पटना और बक्सर में इन लोगों को क्वारंटाइन किया गया और सैंपल भी लिया गया। तब लिया गया जब इस खबर को प्रमुखता से न्यूज़ 18 ने दिखाया। अब जाकर जो बाकी लोग बचे हैं, तकरीबन जो है 62 ऐसे लोग हैं जिनकी अभी शिनाख्त होनी बाकी है। कहां वो गए हैं, किस ठिकाने में वो रह रहे हैं, कौन से जिले में उन्होंने पनाह ले रखा है, तो ये तमाम जो जानकारी है वो साइबर सेल के माध्यम से पुलिस मुख्यालय जो है वो हासिल करने में जुटा है और डीजीपी से लेकर के एडीजी तक इस कवायद में जुटे हैं कि जल्द से जल्द शिनाख्त हो जाए और इन लोगों की पहचान करके इनके सैंपल लिए जाए और तस्दीक किया जाए कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो न्यूज़ 18 लगातार उठा रहा है अलीम कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों आखिर प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी है वो सोए रहे, क्यों आखिर सरकार जो है उनकी नींद तब खुली जब न्यूज़ 18 ने इनको जगाया और सवाल करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात यह भी है अलीम कि ये कोई पहला मामला नहीं है। आप सैफ का मामला उठा के देखिए, सैफ के मामले में भी जो स्वास्थ्य विभाग है पहले वो टालमटोल करता रहा और ये बताने से गुरेज किया कि हाँ सैफ को कोरोना था, कोरोना पॉजिटिव था, उसके बाद उसके सबको दफना दिया गया। तो तमाम तरह की जो गड़बड़ियां है, तमाम तरह की जो लापरवाही है वो बिहार में देखने को मिल रही है। चलिए अमित, हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं, संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, सवाल यही है कि आखिर 9 दिनों बाद जांच क्यों कराई गई, जब पूरी तरह से अलर्ट किया गया था राज्य के सरकारों को, तो प्रशासन क्यों अलर्ट पर नहीं था? देखिए अलीम, सबसे बड़ी बात है कि केवल इस मामले में ही नहीं, अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रशासनिक महकमा लापरवाही बरत रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा पिछले दिनों जो प्रवासी मजदूर थे वो बिहार में आए, उनकी भी केवल स्क्रीनिंग करवाई गई। बॉर्डर पर जब वो पहुंचे तो स्क्रीनिंग कैसे हो रही है, देखिए उनके हाथों में मुहर दिया जाता है, फिर वो टेम्परेचर नापा जाता है और उसके बाद उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। इसके बाद उन्हें जाने की छूट दे दी जाती है। इस मामले में पूछा गया था, खुद मैंने बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार से इस बात पूछा था, जो दूसरे अधिकारी उनसे पूछा था कि इस तरह की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है, पूरी तरीके से ब्लड सैंपल जो है उसकी टेस्टिंग क्यों नहीं होती है। तो कोई माकूल जवाब नहीं था। उनका यह कहना था कि ऐसे लोग जो जा रहे हैं उनको उनके गांव में या उनके घरों में घुसने की अनुमति नहीं दी जाती है, उन्हें गांव के स्कूल में ही रखा जाता है। तो बिल्कुल यही जो मामला है और यही हाल रहा जो तबलीगी समाज के जो लोग हैं, जमात के जुड़े हुए लोग हैं, उनके मामले में भी यही लापरवाही बरती गई। वो दिल्ली में जो जानकारी मिली है पुलिस अधिकारियों के हवाले से, उसके अनुसार वो मार्च तक दिल्ली में थे, 3 या 4 मार्च तक वो दिल्ली में थे। और जो ये तबलीगी समाज का जो वहाँ कॉन्फ्रेंस चलता है, ये समय समय पर, ये लगातार सतत चलने वाली ये प्रक्रिया है, तो ये आगे चलती रही थी और ये वहाँ पर थे। और वैसे समय में थे जब वहाँ से काफ़ी संख्या में उस तबलीगी समाज का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें विदेशों से भी लोग आए थे, तो निश्चित तौर पर उनका संपर्क रहा और उसके बावजूद वो उनकी जाँच प्रॉपर वे में नहीं करवाई। ये जानते हुए, चूंकि अब पुलिस अधिकारी ही इस बात की जानकारी दे रहे हैं
कि हाँ ये बात सही है कि मार्च तक वो दिल्ली में, तो दिल्ली ही नहीं मुंबई में भी गए, और 6 मार्च को वो दिल्ली से बिहार पहुंचे, हाजीपुर पहुंचे, उसके बाद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में गए, बक्सर भी गए, उसके बाद पटना में भी गए। तो ये समाज जो है ये लगातार दिल्ली जाते रहा इस तरह के कॉन्फ्रेंस में, और उस दिन जब पटना में इनको पकड़ा गया तो इन्हें सीधे तौर पर एम्स भेजा गया। और देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है, जब एम्स में स्क्रीनिंग करवाई गई तो साथ में पुलिस नहीं गई, जिस इलाके से पकड़ा गया वहां के कुछ लोगों को इनके हवाले कर दिया गया और ये बताया गया कि आप खुद जाकर स्क्रीनिंग करवा लें और ये करवा लें जो प्रक्रिया है। चूंकि पुलिस ने काम अपना केवल यही समझा कि वो पासपोर्ट देख ले और वीजा देख ले, और वो अगर वो लीगल है, चूंकि इनके 3 दिन से 4 महीना तक ये जब किसी देश में जाते हैं तो धर्म प्रचार के सिलसिले में रुकते हैं, तो पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन ही तय की जानी चाहिए थी। हालांकि जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है बिहार सरकार का, उसने बाद में तय किया कि जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनके भी ब्लड सैंपल की जांच करवाई जाएगी। ये फैसला आज से 2-3 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार जब एड्रेस कर रहे थे मीडिया को, तो उन्होंने बताया कि एक डेट फिक्स किया गया कि 18 से 19 मार्च तक जो लोग आए हैं विदेश से उनकी जांच कराई जाएगी। लेकिन इस मामले में क्यों लापरवाही? अगर आप ये समझते हैं कि इतना जरूरी है कि उनकी स्क्रीनिंग करवाई जाए तो ब्लड सैंपल क्यों नहीं करवाया गया, और कल आनंद फानंद में क्यों करवाया गया? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल कई हैं संजय, सवाल कई हैं। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सवाल एक ये भी उठ रहा है कि प्रारंभिक जांच की गई है, लेकिन ऐसा गाइडलाइन भी है कि अगर किसी का कोई फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसकी प्रॉपर सैंपल ली जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। तो आखिर ये जिम्मा किस पर थोपा जाए? सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, मेडिकल टीम के ऊपर? क्योंकि महज स्क्रीनिंग करके छोड़ देना तो बड़ी लापरवाही है। देखिए बिल्कुल अलीम, ये एक बड़ी लापरवाही है और ये ठीकरा जो है वो नहीं कहेंगे, इसे जिम्मेवारी कहेंगे। जिम्मेवारी का निर्वहन करना जो है प्रशासनिक अमले का काम है। सरकार जो है वो आदेश निर्गत करती है, लगातार मुख्यमंत्री जो है वो बैठकों का सिलसिला उनके द्वारा किया जा रहा है। आए दिन ऐसे हैं जब मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक हो रही है कोरोना को लेकर के, कोरोना से कैसे बिहार को बचाया जाए इसको लेकर के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री जारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, प्रधान सचिव जो है, आपदा के जो प्रधान सचिव हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो बैठक कर रहे हैं और ये दिखाने की कवायद कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर के बिल्कुल आधिकारिक अमले में जो है वो संजीदगी है। लेकिन धरातल पे जो काम होना चाहिए वो होता नहीं दिखा। अगर होता तो ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती, आज हम ये सवाल नहीं रेज करते होते, क्योंकि जिस तरह से क्वारंटाइन करने का मामला कहें या फिर जो स्क्रीनिंग करके छोड़ने का मामला जो है वो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, स्केल 2 स्केल 1 के जो अधिकारी हैं उनके जिम्मे आता है और कहीं ना कहीं उनके तरफ से लापरवाही की गई है। क्योंकि जिस दिन कुर्जी में जो डिटेन किए गए या फिर फुलवारी से जो इन्हें डिटेन किया गया, बक्सर से जिन्हें डिटेन किया गया, तमाम जो ऐसे लोग थे जो मरकज से होकर के आए थे और उनका उसी दिन सैंपल लेना चाहिए था, लेकिन स्क्रीनिंग करके छोड़ देना कहीं ना कहीं इस बात को तस्दीक कर रहा है कि बिहार के जो अधिकारी हैं वो इस कोरोना को उतने सीरियसली नहीं लिए, बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं, और लेकिन लेने की जरूरत है लोगों को भी और अधिकारियों को भी। संजय, आपसे एक सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर फॉरेन टूरिस्ट या कह दें या मरकज में लोग आते हैं, अपने धार्मिक प्रचार के लिए आते हैं बिहार में, राजधानी पटना में, यहां से वहां जाते हैं और ऐसे समय में जाते हैं जब पूरी तरह से पूरा देश अलर्ट मोड पर है, खासकर फॉरेन से आए लोगों को लेकर। तो उनकी जानकारी पुलिस को ना होना, वहां के पुलिस की खुफिया विभाग का ना होना, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है ये वहां भी। बिल्कुल अली, आपकी बातों को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। एक मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जो आपसे शेयर कर रहा हूं। जी जी। इसमें यह है कि जमाती इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद ये सादुल्लाह हुसैनी हैं। इनका यह कहना है कि 23 मार्च की आधी रात को जब देश भर में लॉकआउट किया गया था, तब जो मरकज समाज के लोग थे, तबलीगी समाज के लोग थे, ये देश विदेश के लिए प्रचार के लिए निकले गए थे, विभिन्न राज्यों में ये निकले थे और ऐसे कई लोग थे जिनका जत्था दिल्ली में जमात के इस दिल्ली स्थित जो दफ्तर है वहां भी रुक गया था। और ऐसे लोग अगर दफ्तर में रुके थे, लॉकडाउन का जब आह्वान किया था प्रधानमंत्री ने, जनता कर्फ्यू जब लागू किया गया था, तो दिल्ली स्थित दफ्तर में जो लोग रुके हुए थे रात में, अगर वो लोग धर्म प्रचार के सिलसिले में बाद में विभिन्न राज्यों में गए हैं तो ये सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही हो। पता नहीं वो कहाँ कहाँ गए और कैसे गए, और अगर ऐसे लोग जब जुड़े वहां दफ्तर में रुके हुए थे और वहां से कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ऐसे में एक बड़ी विकट समस्या उत्पन्न होगी सरकार के लिए। और शायद सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्थिति को भांप लिया है। अब राज्यों की बारी है कि वो कितना, अगर ये इस बात की जानकारी लेनी बहुत जरूरी है कि जो लोग रात में रुके थे वहां पर दिल्ली स्थित दफ्तर में, उसमें से कितना जत्था किन राज्यों में गया है। जहां तक आपने पूछा पुलिस की लापरवाही, तो निश्चित तौर पर यह इंटेलिजेंस फेल्योर है
चूंकि पटना में भी जो लोग जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जो मस्जिद से निकाले गए थे, 1 दर्जन के करीब लोग यहाँ पर दीघा इलाके थे, दीघा थाने की पुलिस ने निकाला था, तो वो भी लोकल लोगों के इन्फॉर्मेशन पे इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है, इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ये फेल्योर है, इस बात से अधिकारी भी इंकार नहीं कर सकते। और अब ऐसे में जबकि न्यूज 18 लगातार सवाल उठा रहा है इस बारे में, बिहार प्रशासनिक अमले को इस पूरे मामले में सफाई देनी पड़ेगी कि आखिरकार किस तरह की नेग्लिजेंसी हुई है, और इसके बाद जो लोग दिल्ली से आए हैं वो आखिरकार कहां है, किस हालत में है और किन लोगों के बीच है, इसको खोज निकालना, इसको ढूंढ निकालना एक चैलेंज है बिहार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बिहार सरकार के लिए। और देखना होगा, आज सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करने वाले हैं डीएमएसपी के साथ, तो क्या ये मसला वाकई में अधिकारियों के लिए अब एक बड़ा चैलेंज के रूप में सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। अलीम जी बिल्कुल। अमित, सवाल यह भी है कि अब जब तीर जो है वो कमान से निकल चुका है, यानी कि ये जो तमाम लोग तबलीग के जरिए यहां वहां तमाम जगह पर गए और वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, अब ये राज्य सरकार कैसे पता करेगी, कैसे स्वास्थ्य विभाग पता करेगा कि ये लोग कहां कहां गए थे, कितने लोगों से मिले थे? ये आंकड़ा जुटाना कितना मुश्किल होगा अब? निश्चित तौर पे अलीम, ये आंकड़ा जुटाना प्रशासनिक अमले के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होगी, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, मरकज़ में शामिल हो करके आए हैं, उनका ना तो कोई थॉट ठिकाना है, ना ही वो अपनी पहचान बताते हैं। हाँ, 86 लोगों का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो जरूर जो है वो पुलिस महकमा से लेकर के जिले के जो अधिकारी हैं उन तक मुहैया करा दिया गया है। दिल्ली पुलिस से ये तमाम सूचनाएं जो है गैदर किया है बिहार पुलिस मुख्यालय ने, और उसके आधार पर, नंबर के आधार पर जो है सभी का एड्रेस जो है वो खंगाला जा रहा है, सबकी जो जानकारी है वो खंगाली जा रही है, और उसके आधार पर उन तक पहुँचने की कवायद होगी। लेकिन ये बड़ी लंबी प्रोसेस अब हो गई है। जो प्रोसेस बेहद आसान हो सकती थी, बिल्कुल सरल हो सकती थी, अब जाकर के कहीं ना कहीं प्रशासन। चलिए अमित, आपके पास हम लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अररिया से जमात से लौटे एक व्यक्ति की अररिया में मौत हो गई है। मलेशिया का रहने वाला था मृतक, दिल्ली की जमात से लौटा था मृतक। 27 मार्च को हुई थी मलेशिया के व्यक्ति की मौत। डीएम ने बताया इसे साधारण मौत, तो साधारण मौत बताई जा रही है ऐसे वक्त में जब कोरोना का कहर पूरे देश में टूट पड़ा है। और इस बीच एक हैरान करने वाली, परेशान करने वाली और चिंता बढ़ाने वाली खबर यह है कि जमात से लौटे एक व्यक्ति की अररिया में मौत हो गई है। सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जमात के जो लोग हैं, करीब 10 लोग आए हुए थे, और जो धार्मिक जो प्रचार कर रहे थे ये लोग अररिया कोर्ट के एक मस्जिद में रुके थे। उसके बाद अररिया के जो चांदनी चौक स्थित जो जामा मस्जिद है वहां पर रुके थे, जिसमें जब पुलिस को सूचना मिली थी तो ये पुलिस और प्रशासन की टीम गई थी और उनकी जांच की गई थी। उसमें किसी तरीके का कोरोना का लक्षण नहीं मिला था। और दूसरे दिन जो है एक उसमें से एक मौलवी की मौत हो जाती है, जिसके बाद आनंद फानंद में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। और डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बतलाया कि यह साधारण मौत हुई थी, हार्ट अटैक से मौत हुई थी। जबकि अररिया के जो सिविल सर्जन हैं वो फोन पिक नहीं कर रहे हैं और किसी तरीके की जानकारी वो शेयर नहीं कर रहे हैं। जी, लेकिन क्या उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया, सैंपल लिया गया था उनका और जांच के लिए भेजा गया था? और जो दूसरे लोग इनके साथ थे उनका क्या हुआ? जी, जो मौलवी जिनकी मौत हुई, बुजुर्ग मौलवी की मौत हुई थी, 65 वर्ष की उम्र थी, उनका पोस्टमार्टम तो करवा दिया गया, लेकिन उसके सैंपल लेने से संबंधित जब सवाल पूछा जा रहा है तो प्रशासन जो है यहाँ पर और जो सिविल सर्जन है विशेष जानकारी नहीं दे रहे हैं। हाँ, उसमें से तीन लोगों का जो सैंपल जो है वो अस्पताल प्रबंधन बतला रहा है कि वो निगेटिव आया था। और फिलहाल जो 9 जो मौलवी हैं उनको जामा मस्जिद में ही क्वारंटीन में रखा गया है, ऐसा जिला प्रशासन ने कहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी संजय और अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, एक हैरान करने वाली, चिंता बढ़ाने वाली खबर आ चुकी है अररिया से। एक व्यक्ति जो मलेशिया का रहने वाला था, बुजुर्ग थे वो, और वो आए हुए थे दिल्ली के जमात से होते हुए, उनकी मौत हो गई है। तो अब ऐसे में क्या करेगी ये सरकार, क्या करेगा प्रशासन, क्या करेगा स्वास्थ्य विभाग? देखिए अलीम, सबसे बड़ी बात है कि न्यूज 18 ने जिस आशंका को उठाया था उसकी पुष्टि हो चुकी है।
अब ये क्लियर हो चुका है कि जो जमात में लोग शामिल थे वो बिहार आए हैं। इस बात को अब इंकार नहीं किया सकता, खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वीकार किया, भले ही वो मौत की वजह कुछ और बता रहा हो, लेकिन इस बात की पुष्टि अब हो चुकी है जब जमात में लोग शामिल थे वो बिहार। सबसे बड़ी बात यह कि आधिकारिक तौर पर ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि कितने लोग बिहार आ चुके हैं, और वो अगर आए हैं तो कहाँ है, किस हालत में है, और जिस इलाके में वो लोग ठहरे हुए वहाँ पर किस तरह के जो प्रिवेंटिव मेजर है वो लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर अब इस बात से इंकार नहीं किया सकता कि जमात में शामिल लोग बिहार आ रहे हैं, और वाकई में ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, बहुत बड़ी खबर है बिहार के लिए कि अगर ऐसे लोग आए हैं तो क्या केवल जो उनका एक जो सिस्टम था कि केवल बॉर्डर पर जो एक प्रक्रिया जो थी केवल उनकी स्क्रीनिंग करवाने की केवल वही करवाई गई, या वाकई में उनका सैंपल लिया गया था, ब्लड सैंपल लिया गया था, या फिर जो दूसरी जो प्रक्रिया थी वो की गई थी। अब निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है, और अगर हम न्यूज़ 18 इस पूरे मामले को उठा रहा है, प्रायोरिटी बेसिस पे चिंता जाहिर कर रहा है, तो ऐसे बिहार सरकार के अधिकारियों को भी आगे आना होगा, इस पूरे मामले में सफाई देनी होगी कि आखिरकार बिहार सरकार और उनका जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है कोरोना को लेकर, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो गठित टीम है, वो क्या कर रही है। एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हुआ। आलिम जी, अमित, डीएम साहब इसे साधारण मौत बता रहे हैं, लेकिन यहां भी एक लापरवाही कि उनका सैंपल लिया गया है या नहीं, सैंपल की जांच की गई कि नहीं, हार्ट अटैक से मौत को वजह बताया जा रहा है, लेकिन क्यों नहीं यहां पर यह बताया गया कि इनका सैंपल लेकर उसके बाद जांच कराई गई है या नहीं। देखिए अलीम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लगातार बिहार में जो है लापरवाही की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है कोरोना को लेकर के। सैफ भी जो है वो एडमिट हुआ था, उसके बारे में कही जा रही थी कि वो उसे किडनी का प्रॉब्लम है, और उसके बाद जब वो एडमिट हुआ निजी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसका पीएमसी गया, पीएमसी से एम्स पहुंचा। एम्स में आने के बाद जब उसकी मौत हुई, पोस्टमार्टम हुआ, तब ये पता चला कि कोरोना इसे थी, 40% कोरोना था। उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो अररिया की बात हम कर ले तो इस बुजुर्ग की जो मौत हुई तो डीएम ने 27 तारीख को इनका इंतकाल हुआ है, और डीएम ने कहा कि ये नेचुरल डेथ है। और उसके बाद जो 10 और साथी थे इनके, वो कहाँ गए इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं वो, उन्हें कोई इससे फिक्र नहीं पड़ता कि आखिर ये तमाम लोग कहाँ से आए थे, कौन थे, यहाँ आने का पर्पस क्या था। ये भी जानकारी मुझे जो मिली है पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक किशनगंज में भी 10 लोग जो हैं वो मरकज से होकर के आए हैं, और उनके बारे में जानकारी। चलिए अमित, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, संजय भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन इस बीच एक बार फिर से हम बता दें, चिंता बढ़ाने वाली खबर आ चुकी है। अररिया से बड़ी खबर यह है कि जमात से लौटे एक व्यक्ति की अररिया में मौत हो गई। मलेशिया का ये मृतक रहने वाला था, दिल्ली की जमात से अररिया पहुंचा था मृतक। 27 मार्च को ही मलेशिया के इस व्यक्ति की मौत हो गई। डीएम ने हालांकि इसे साधारण मौत बताया है, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर क्यों नहीं इसका सैंपल लिया गया और जांच के लिए भेजा गया। अगर यह शख्स इन्फेक्टेड होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल कई हैं जो लगातार न्यूज़ 18 उठा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।